नमस्कार, लिव स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को रामगढ़ में वोट डाले जाएंगे। हालांकि उम्मीदवार को लेकर अब तक किसी भी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जीत का दावा सभी कर रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आजसू में होने के आसार है, लेकिन झारखंड पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? कौन होगा पास और कौन होगा फेल? में बज गई रणभेरी, अब जंग की बारी। 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे। रामगढ़ में चुनावी रणभेरी बज गई है। उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अब चुनावी मैदान में दमखम दिखाने की बारी है। 27 फरवरी को होगा रामगढ़ में उपचुनाव। चुनाव आयोग ने की तारीख की घोषणा। 31 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना। 7 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। 8 फरवरी को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच। 10 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 27 फरवरी को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। 2 मार्च को रामगढ़ उपचुनाव का आएगा नतीजा। रामगढ़ में चुनावी बिसात बच चुकी है, रणभेरी भी बच चुकी है, लेकिन अब तक चुनावी रणबांकुरों का ऐलान नहीं हुआ है। किसी भी दल ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस और आजसू में सीधा मुकाबला होने के आसार है। कांग्रेस जहां सीट बचाने की कोशिश में है, वहीं आजसू का प्रयास फिर से रामगढ़ पर कब्जा जमाने का है। कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने तैयारी पूरी होने का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव ठाकुर ने जीत का दावा किया है। और रामगढ़ की जनता को तय करना है। रामगढ़ की जनता तय करेगी कि जो अन्याय किया है इन लोगों ने, उसका बदला कैसे लेना है, 25,000 से 50,000 से कैसे जिताना है। वो आप हमें लगता है, जो हम क्षेत्र में जाते हैं और लगातार हम लोग जा ही रहे हैं, तो उस फीडबैक से लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीतेंगे। वो कांग्रेस के गठबंधन का सीट था, तो जाहिर सी बात है कि उनका दावा पहले बनता है, लेकिन जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसका भी आकलन किया जाएगा और आकलन करके जो सामूहिक निर्णय होगा वो एक निर्णय होगा। और हमको लगता है कि ये हमारा 5वां एक बहुत ताकतवर जीत होगी। ममता देवी को मिली सजा को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और आजसू की साजिश के कारण ममता देवी जेल की सलाखों के पीछे पहुंची है, लेकिन अब तक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सका है। हालांकि माना जा रहा है कि ममता देवी के पति पर कांग्रेस दांव खेल सकती है। दूसरी ओर आजसू और बीजेपी 2019 की गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी और आजसू ने दावा किया है कि रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। तो जनता समझ चुकी है कि सरकार धोखा देने वाली, ठगने वाली सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, बेटी बहन का इज्जत बचाने वाली नहीं, इज्जत लूटने वाली सरकार है। जनता में आक्रोश से इसका परिणाम आपको आने वाले समय में रामगढ़ के उपचुनाव में जनता जोरदार तरीके से सरकार को, हेमंत जी को और कांग्रेस को जवाब देने का काम करेगी। इस बार जो विश्वास हमने खोया था, उस विश्वास को निश्चित तौर पर हम लोग प्राप्त करेंगे। जो जनादेश हम नहीं कर पाए थे, उस जनादेश को फिर से प्राप्त करेंगे। जनता में जो ये अभाव का महसूस हो रहा था, उस अभाव को पूरा करेंगे। और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अब तक एनडीए ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उम्मीदवार आजसू का होगा ये तय माना जा रहा है। अब तक आजसू ने उम्मीदवार का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी का नाम फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच झारखंड पार्टी ने भी रामगढ़ उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार खुद उपचुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। पार्टी जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय लेना चाहेगी। वैसे तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं चुनाव के लिए। इस राज्य ने और इस राज्य की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे एक अपनी पहचान मिली हुई है, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत दिक्कत आएगी। मैं शायद यदि पार्टी चाहे तो चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। रामगढ़ की परिस्थितियां जो है, मैं जरूर योगदान करना चाहता हूं रामगढ़ के लिए
और रामगढ़ की जनता मुझे भरपूर प्यार दे रही है, सम्मान कर रही है, तो मैं काफ़ी धन्यवाद करता हूँ रामगढ़ की जनता का, यदि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। आईपीएल गोलीकांड मामले में ममता देवी को 5 साल की सजा होने से उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई, जिस कारण रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। 2019 में आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 71,226 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी कैंडिडेट को 31,874 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की ममता देवी 99,944 वोट लाकर विधायक बनी थी। लेकिन 2019 में आजसू और बीजेपी को मिले वोट को मिला दिया जाए तो ये ममता देवी को मिले वोट से ज्यादा थे। ऐसे में उपचुनाव में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर के साथ रांची से विपिन और शहनबाज की रिपोर्ट। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 27 फरवरी को चुनाव होगा और 2 मार्च को नतीजा भी सामने होगा कि आखिर रामगढ़ किसने जीता। तो ये काफी रोमांचक मुकाबला होना है, क्योंकि एनडीए अपनी पूरी तैयारी में है। कांग्रेस की सिटिंग सीट है और वो इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी, और साथ ही जिस तरीके से तैयारियों का दम भरा जा रहा है, सभी अपनी अपनी जीत को लेकर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करने में जुटे हुए हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जनता ने किसे रामगढ़ सौंपा है। चलिए इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से हमारे मेहमान प्रतुल शाहदेव जी मौजूद है स्टूडियो में। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और कांग्रेस से हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद है। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राजीव जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो प्रतुल जी से अपनी इस डिस्कशन की शुरुआत हम करते हैं। प्रतुल जी, आखिरकार रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव होना है, कयास लगाए जा रहे थे और ऐसी आशंका भी थी कि फरवरी में ये चुनाव होगा, और अब तारीख भी सामने आ गई है। काफी रोमांचक मुकाबला होना है। देखिए, बार बार जब भी हम चुनाव की बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ऐतिहासिक जीत की बात करती है 2019 में, तो हम आंकड़ों को भूल जाते हैं। देखिए, कुछ कारणों से हमारा आजसू के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, नहीं तो स्थितियां कुछ और होती हैं। इन्हें सिर्फ 52 लाख वोट आए थे यूपीए के गठबंधन को, और हमें 50 लाख वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को अकेले, और आजसू को 7 लाख आया था। तो दोनों के वोट को जोड़ दे तो 57 होता है। खैर, अब वो पुरानी बातों पे बात करना बेमानी है, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुका, अब 3 वर्ष भी निकल गए। देखिए राजा जी, इस बार का चुनाव जो है ना, इस बार बहुत सारी चीजों पे सरकार के 3 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं उसे अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए, या उसका जो भी मैनिफेस्टो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 वर्ष का समय काफी कुछ होता है, क्योंकि 3.5-4 वर्ष आते आते पूरी सरकार जो है वो इलेक्शन मोड में आ जाती है। अब यहाँ के युवा और बेरोजगारों को इन्होंने कितना छला है, ये किसी से छिपा नहीं। आज के दिन में कोई नियोजन नीति नहीं है इस राज्य में, इनकी नियोजन नीति को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। दूसरी बात, 5 लाख नौकरियों की बात तो अब हम लोग सुनते सुनते कान पक गए। इस हिसाब से 15 लाख नौकरियां होनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा में इन्होंने एडमिट किया सिर्फ 357 नौकरियां अभी तक सरकारी इन्होंने दी है पिछले 3 वर्षों में। यह लिखित उत्तर है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। दूसरी बात, इन्होंने कहा था सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को। इसमें इन्होंने टेक्निकल वर्ड जोड़ दिया, और जो संख्या लाखों में होती वो कुछ चंद सैकड़ों में इसे सीमित कर दिया। वो भी किसी बेरोजगार को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 32 लाख किसानों के लोन माफी की बात थी, लेकिन उसमें 50,000 रुपए का क्लॉज जोड़ दिया, जिसके कारण यह संख्या भी करीब 20-25 गुना कम हो गई। और जिस तरीके का मिसगवर्नेंस हुआ है और जिस सरकार में लूट हुई है, अब खनिज संपदा में पहली बार झारखंड के इतिहास में, देश के इतिहास में हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टर ने सम्मान किया था। ये केस अभी भी जारी है। तो ये सारी चीजें हैं, रामगढ़ के इश्यूज हैं। और पिछले, अगर मैं बस कुछ ही 1-2 मिनट में आपको बता दूं, पिछले बार भी आपने बिल्कुल अभी सही अपने चैनल में दिखाया, 99,000 वोट लाकर ममता देवी जीत गई थी, और जो आजसू की उम्मीदवार थी वो 71,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पे थी, और हमारे जो रणंजय कुमार कुंतु बाबू थे उन्हें 31,000 वोट आया था। तो ये सही आकलन है कि अगर दोनों उस समय भी साथ लड़ते तो भी हमारी जीत होती। चलिए, ये बात तो मैं बस 30 सेकंड में मैं समाप्त कर रहा हूं। अगर आप 2014 के चुनावों को देखें, जब हम लोग एक साथ मिलकर लड़े थे, देखिए एक साथ मिलने से क्या होता है राजा जी, एक मैसेज भी जाता है। जो फ्रिंज वोटर्स होते हैं,
जो फेंस सिटर्स होते हैं कि भाई ये गठबंधन लड़ रहा है, आप अलग अलग लड़ते हैं तो शायद थोड़े आपके जो फ्रिंज वोटर्स हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता है, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी प्रतुल जी, हमेशा ऐसा होता है कि आजसू कभी साथ होता है, कभी साथ होकर भी नहीं होता है, तो ये हमेशा आजसू और बीजेपी के साथ हमेशा देखने को पहला मिलता चुनाव है। था मैम जो पहली बार हम लोग साथ होकर नहीं लड़े थे। आप देखिए 2014 के चुनाव में कितना भारी मार्जिन था, 98,000 वोट चंद्र प्रकाश चौधरी जी को आए थे और कांग्रेस के शहजादा अनवर 45,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पे थे। 53,000 का मार्जिन था और उस समय जो जेएमएम के उम्मीदवार थे उनके वोट को भी अगर आप जोड़ देंगे तो भी दोनों मिलकर भी काफी पीछे है। जो विनोद किसको लड़े थे उन्हें 25,000 वोट आए थे सर। तो ये हमेशा तो खामी तो अपने घर में, अपनी पार्टी में है ना, आपकी सहयोगी पार्टी आजसू के साथ कभी बनती है कभी नहीं बनती है, तो खामी तो आपके अंदर है। इलेक्शन था जब आजसू के साथ हमारा प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था और हमने आपको आंकड़ों से बता दिया कि भाई उस समय जो भी कारण रहे होंगे लेकिन इसकी खामियाजा उन्हें भी उठानी पड़ी और हमें भी उठानी पड़ी। लेकिन जनता की मांग है, इस बार मैं आपको बोल रहा हूं एनडीए का उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा रामगढ़ से और इस सरकार के अंत की शुरुआत रामगढ़ उपचुनाव से होगी, क्योंकि अब अति का अंत होता है ना, कहते जो अति सरकार के कार्यकाल में हुई। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने मुख्यमंत्री जी के साथ सपने देखे थे कि शायद सच में आदिवासी मूलवासियों की सरकार आएगी। उन्हें क्या पता था इनके लिए आदिवासियों का डेफिनेशन सिर्फ सोरेन है, यानी माइंस लीज देना हो, कृषि के लिए लीज देना हो, कोई भी कार्य अगर देना हो तो वो सिर्फ सोरेन परिवार को मिला। कोई ये बता दे लिस्ट में सनिचरा हो रहा हो और मंगरा मुंडा को उन्होंने क्या क्या लीज में दे दिया या किस तरीके से ये सरकार में उपकृत हुए। तो ये सरकार को आदिवासी मूलवासी जनता भी इंतजार कर रही है, जवाब देने का समय आ गया है। चलिए तो जवाब मांगते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन जी भी मौजूद है। राजीव जी, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, 2 तारीख को नतीजा भी सामने आएगा। सिटिंग सीट है कांग्रेस की, जाहिर तौर पर इसे गंवाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन अगर बीजेपी और आजसू की बात करें वो पूरे तरीके से तैयार है और ये गलती जो हुई थी 2019 में ये बड़े ही इत्मीनान से स्वीकार भी रहे हैं, अब ये गलती दोहराएंगे नहीं, तो एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। गलती शब्द मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था अलायंस नहीं हो पाया। बिल्कुल, चुनौती के लिए सदैव तैयार रहते हैं और ये अलग बात है कि स्टाइल में आंकड़ों की बाजीगरी करना या आंकड़ों पर बात करना भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का सगल हो गया है। लेकिन राजनाथ जी, आप अगर पिछले तमाम उपचुनाव के आंकड़ों पर गौर करेंगी तो महागठबंधन हो या कांग्रेस हो, हर चुनाव में हम लोगों ने अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की है, ये आपको मानना पड़ेगा। और इस बार भी जिस साजिश और षड्यंत्र के तहत डबल इंजन की सरकार में एक जन आंदोलन को लेकर के जो नेता जनता के सवालों को खड़ा कर रही थी, उसको साजिशन किस प्रकार से जेल भेजने का काम किया है इन लोगों ने, जनता तैयार बैठी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा, इसे रोकना चाहिए। दिखाई नहीं दे रही है। ये आपके चैनल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साजिश करके इस बात को लेकर के साथ रहना चाहिए। मेरी गहन आपत्ति है इस पे, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मांडर का जो चुनाव हुआ था ठीक इसी प्रकार से टिप्पणी नहीं किया जा सकता कोर्ट के फैसले पर। जी राजीव जी, बात पूरी करें। नहीं, कोर्ट के फैसले पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। साजिश करके फंसा जो जिस प्रकार से पूरे गलत मामले को लाया गया, अपील कर सकते हैं उसके साथ साजिश जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोर्ट के दायरे में बात भी आपको जानना पड़ेगा। चैनल में इस प्रकार से कांग्रेस में आदत ही रही है, लेकिन जो साजिश हुई है वो साजिश भी रामगढ़ की जनता जानती है और इस साजिश की सजा रामगढ़ की जनता इस चुनाव के दौरान देने का भी काम करने वाला आ गया। जब तक हाईकोर्ट इस पे स्टे नहीं लगाती, ऐसे साजिश जैसे शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा आपके प्रतिष्ठित चैनल में मेरे शब्दों पर ताला लगाने से साजिशों पर ताला लगा। कांग्रेस का कल्चर होता है ना, ये वही पार्टी के नेता है जो राहुल गांधी कैसे आप अपनी सिटिंग सीट को बताएंगे? आरोप जानते हैं राजीव जी, सत्ता में बने रहने के लिए। राजा जी, मैं सबसे पहले थोड़ा समय आपसे चाहूंगा। राजीव जी, आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन आगे क्या तैयारी है, क्या घटना घटी है, मैं उसकी चर्चा कर लूं। जिस प्रकार से त्रिपुरा के मजलिसपुर में हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर वहां के राज्य सरकार के मंत्री सुशांत चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के ने हमला चला है,
तो हमारे आपको ले चले क्या परिवार इसकी कड़ी निंदा करता है और भाजपा के नहीं इस डिबेट सरकार की बातें करते हैं, लोग सत्ता में बने रहने लगे प्रकार से नफरत में मैदान चले गए हैं और राहुल गांधी राजनीति करते हैं की एक साजिश करके जन आंदोलन को लेकर के खिलाफ बोल सकते हैं, तो ये तो त्रिपुरा कम ही दूर गए हैं। राजीव जी, हम ट्रैक से भटकना नहीं चाहते हैं, हम जिस ट्रैक पर भटकना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे किस प्रकार से देश में काम कर रहे हैं उसकी निंदा होनी ही चाहिए। तो इस पर भी चर्चा कर लीजिए ना। ईडी के लिए ये पहली बार इतिहास में हुआ कि सरकार गई थी कि हमारे अफसरों से प्रश्न नहीं किया जाए करप्शन पहले आज गुंडों ने चर्चाएं जो होंगे हमारे हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे, हम उस मुद्दे पर बातचीत कर ले, बाकी चर्चा होती रहेगी और होती भी आई है, पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है। हम रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की बात करें, क्या कुछ तैयारी होगी? सिटिंग सीट है आपकी, जाहिर तौर पर अब अलायंस आजसू और बीजेपी का होगा तो ज्यादा ताकत, ज्यादा पावर पिछले बार भी था, लेकिन चूंकि ये अलग अलग लड़े थे इस वजह से इनके पास वो सीट नहीं आई थी, लेकिन अब अलायंस रहेगा तो जाहिर तौर पर इनकी मजबूती ज्यादा होगी। आपकी क्या तैयारी है? निश्चित रूप से हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रभारी का भी दौरा रामगढ़ हो चुका है। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक रामगढ़ में ही हुई, हमारे सारे नेताओं का दौरा हुआ वहां, और उसके बाद आज ही हम लोगों की एक तैयारी बैठक भी हुई है। हम लोगों ने वहां स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा कर दी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत जल्द चर्चा के बाद कांग्रेस आला कमान अपना उम्मीदवार भी घोषित करेगा और महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ मिलकर के चुनाव में जिस प्रकार से तमाम उपचुनावों में भाजपा के लोगों को शिकस्त देने का काम किया है, इस चुनाव में भी हम करारी शिकस्त देने जा रहे हैं। ये लाख मंसूबे पाल ले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले, कागजी आंकड़े तैयार करके खुशफहमी पाल ले। हर चुनाव में ये लोग दावा करते हैं, उसी प्रकार से अभी कागज लेकर के बैठे थे एक लंबी फहरिस्त कि उतना वो वोट आप आंकड़े लेकर नहीं आते हैं तो आपका प्रॉब्लम है। चुनाव मैं फैक्ट के साथ बोलता हूँ, आपके साथ त्रिपुरा और मंगलयान पर नहीं चला जाता। नजर आने वाला आप जवाब देना फैक्ट्स पे। और अभी तो मैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय महामंत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बदली परिस्थिति में हम लोग बैठ कर लड़ेंगे, फिर से निर्णय लेंगे। पहला दिख ही गया। और जहां तक आंकड़ों की बात है बिल्कुल मैं आंकड़े लेकर बैठता है और राजीव जी आप भी मेरे साथ डिबेट में थे जब आपने रघुवर दास जी को तेजूर में अनर्गल आरोप लगा दिया था कि 200 कितने करोड़ की जो अवैध संपत्ति की लोडिंग है इसी चैनल में, इसी स्टूडियो में मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था। वो ट्रांसपोर्टेशन फिर 35 हुआ था जो बिहार में है और उस समय आपकी बेइज्जती बंद हो गई और उस समय फिर आप करते हैं आंकड़ों की बात। ये आंकड़े की बाजीगरी नहीं है मेरे मित्र, ये आंकड़े की सत्यता है और सत्य के सामने और ये सबको पता भी है प्रतुल जी, सबको पता भी है, लेकिन वो उससे आज भी चलिए ठीक है, सबको अपने अपनी बातों को रखने का हम पूरा मौका देंगे और जाहिर तौर पर अब रणनीति अलग अलग सबकी होगी। अब राजीव जी ने कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को और एक बार फिर से उपचुनाव होना है। प्रतुल जी, राजा जी ये बता दें कौन सी हमारी सिटिंग सीट थी? इनके सरकार का जस्ट गठन हुआ था जब ये चुनाव हुए, मुझे लगता है डेढ़ वर्ष के आसपास का समय रहा होगा, सारी चारों इनकी सिटिंग सीट थी। अब इनको ये बताना चाहिए जिस समय इनकी सरकार हनीमून पीरियड में चल रही थी, पहले वर्ष या 1.5-2 वर्ष तक कोई लगता नहीं ऐसे सरकार पे गंभीर आरोप लगते हैं, उस समय भी इनके सारे सीटों में मार्जिन आधे से कम क्यों हो गई? कुछ ट्रेडिशनल इनकी सीटें ऐसी थी पारंपरिक जिसमें एक तरफा जीतते थे, वहां इनकी मार्जिन कैसे घट गई? और कौन से हमने अपनी सीटिंग सीट को हारा? ये तो सारी इनकी सीटिंग सीटें थी जिसको इन्होंने रिटेन कर लिया और अब छाती ठोकरे की रिटेन कर लिया। आइए रामगढ़ में देखते हैं किसके बाजुओं में कितना दम है। लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए साहब, राजनीति का सत्ता का दुरुपयोग नहीं कीजिए। और मैं आंकड़ों के साथ ही बात करता हूँ राजीव जी, मैं आपको 2009 में बताता हूँ चंद्र प्रकाश जी को 61,000 वोट आया था और 2000 अगर 4-5 की बात करें तो 51,000 वोट आया था और जब भी इनका मार्जिन रहा है ये 25-30 हजार से कम नहीं रहा और ये हमारा अलायंस चुनाव लड़ा है। कभी वहां पे पहली बार 2019 में हम अलग अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन अलग अलग लड़ने के बाद टोटल वोटों की संख्या
आपसे ज्यादा थी, और कहते हैं 2+2=4 नहीं होता, 2+2=5 होता है। मैंने कहा ना, फ्रिंज वोटर्स होते हैं, वो देखते हैं कि अलायंस मजबूती से लड़ रहा है, तो बहुत सारे लोग फेंस सीटर होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते किसको वोट करना, तो वो एक मजबूत गठबंधन की ओर चले जाते। पिछली बार ये गठबंधन नहीं था। यकीन मानिए, इस सरकार का फाइनल काउंटडाउन रामगढ़ के उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को हर प्रचंड जीत के साथ ये अपने सिटिंग सीटों को जीतकर अपने सिटिंग सीटों को रिटेन करके ये ऐसी शाबाशी ले रहे हैं जैसे इन्होंने नई सीट जीत ली है। और कौन सा ऐसा सीट है जो बीजेपी का था? क्या मंडल हमारा था? आप बताएं, मुख्यमंत्री जी ने दुमका चढ़कर वो हमारा था मंडल के सब जगह आपका मार्जिन कल क्यों हो गया? और दुमका तो आप हारते आपसे जीते, वहां भी आपकी हालत खराब हो गई। अच्छी तरह से कोई एक सीट बता दे जनता जो एनडीए या बीजेपी का हो। हक में काम कर रही है, जनता में स्वतः स्फूर्त स्पंदन है, उसका प्रस्फुटन हर उपचुनाव में हुआ। इस उपचुनाव में भी आप लिस्ट खाली बता देना, माइनिंग लिस्ट किन ट्राइबल्स को मिला, जमीन का कृषि लीज किस किस ट्राइबल को मिला इस सरकार के कार्यकाल में, मैं गिना दूं किसको मिला? जमाने में सारे लोग जिनका सोरेन टाइटल था। ये अतिशोक्ति नहीं है कहना दिस इज द गवर्नमेंट बाय द सोरेन ऑफ द सोरेन फॉर द सोरेन। इस प्रकार से कांग्रेस को पिगी राइटिंग कर रही है, कांग्रेस को इनके कंधों पर सवार होकर बैतरनी पार कर गई। इनको जवाब देना होगा, इनके मंत्रियों में आपस में क्या मतभेद था वो किसी से छिपा नहीं। तो अब इनको अपने विधायकों पर अविश्वास है, इनके एक विधायक अपने 3 विधायकों पर मुकदमा समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन करके उस पर मुकदमा चलवा करके आज उसको जेल भेजने का काम किया। आपको इस चुनाव इनसे पूछे ना, इनके 3 विधायकों को इन्हीं के विधायक ने जेल भेजवा दिया, उस पर क्या कहेंगे? ये तो इनकी अपनी इनफाइटिंग है ना। देखिए, ये सरकार पे डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी जब भी आती है ना, अभी हास्यास्पद होती है। कभी कोई सब्जी वाला, कभी कोई फल विक्रेता, कभी कोई दिहाड़ी मजदूर सरकार गिराता है। इनके बड़े नेता जमशेदपुर में ध्यान दिया, मुझे बड़ा प्रलोभन मिला सरकार गिराने का। वो किस तारीख को किस नेता का नाम बता रहे थे? पूरे जमशेदपुर में हर सरकार अनूप सिंह जी ने मुकदमा किया था इनके 3 विधायकों पर, हाईकोर्ट ने बेल देते समय कहा प्राइमा फैसी बेल देने लायक केस है और कोई ऐसी साजिश नहीं दिखती है। तो कांग्रेस को जवाब दे, उसे अपने विधायकों पर अविश्वास है, उसे अपने मंत्रियों पर अविश्वास है। राजीव जी, आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बात भी सही है, उस पर आपकी क्या सफाई है? मैं आरोप की बात कर रहा हूं। अभी तो आपने कह दिया बड़े सफाई से कि भाई हम ट्रैक से भटक रहे हैं। आप रामगढ़ पे बात कीजिए ना, रामगढ़ के चुनाव की क्या बात कर रहे हैं आप? मंगल रामगढ़ की हम बात कर रहे हैं, उम्मीदवार के तौर पर कौन होंगे? वह अल्पसंख्यकों को क्या जवाब देंगे? एक अल्पसंख्यक अंसारी को मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया, 2 आदिवासी विधायकों को आपके एक गैर आदिवासी विधायक ने रामगढ़ में जवाब देना होगा। हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं रामगढ़ की जनता, जो रामगढ़ का सीट है, जो रामगढ़ पे राज करेगा, वो वाकई में जनता का हमदर्द हो, ना कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करे। उम्मीदवार की बात कर ले, कौन होंगे आपके उम्मीदवार? राजीव जी, हमारे उम्मीदवार का चयन बहुत जल्द हो जाएगा। हमारे आला कमान जब बैठेंगे, चुनाव समिति बैठेगी, उस पर निर्णय होगा। आपको बुला करके सूचना हम देंगे। चलिए राजीव जी, ऐसी बात भी सुनने को आ रही है कि अगर ममता देवी के पति चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन पर भी विचार किया जा सकता है। देखिए, अब चुनाव में हर कोई को अपने अपनी दावेदारी पेश करने के, जो भी कार्यकर्ता हमारे संगठन के अंदर काम करते हैं, उनको अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का हक है। वो पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारा आला कमान भी इन तमाम विषयों से अवगत है। हमारे प्रभारी, मैंने कहा कि हमारे प्रभारी का वहां दौरा हो चुका है। हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पूरे दिन की बैठक चली। राज्य के तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग रामगढ़ जाकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्शा किए हैं। इन तमाम चीजों का फलाफल आपको बहुत जल्द मिलेगा और हम अपना उम्मीदवार भी पूरे दमखम के साथ उतारेंगे और शानदार तरीके से हम नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे और शानदार तरीके से विजय हासिल भी करेंगे। चलिए प्रतुल जी, आपके तरफ से, एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, किस नाम पर चर्चा चल रही है? राजा जी, हम वंशवादी पार्टियों से इतर हमारे यहाँ एक
तरीका होता है किसी भी उम्मीदवार के डिक्लेरेशन का, मैं आपको अभी यही बता सकता हूं कि हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश के, फिर केंद्रीय चुनाव समिति, वो सब निर्णय लेगी। उसके बाद आजसू हमारा एक एनडीए में वापस लौट आया, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक दल है, उसके शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा होगी और एक प्रक्रिया के तहत, यहाँ कोई बाप बेटा की पार्टी है नहीं या माँ बेटा की पार्टी है नहीं कि यहाँ कोई ऐसी नाम की हम घोषणा कर दें। एक प्रक्रिया के तहत एनडीए का उम्मीदवार होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। एनडीए का एक सिंगल उम्मीदवार होगा। राजीव जी की बात से मैं सहमत हूँ, बड़े शानदार तरीके से नॉमिनेशन तो होगा, लेकिन जीत तो हमारी होगी, शोभा यात्रा हमारी निकलेगी, क्योंकि इस प्रदेश की जनता इस सरकार के करप्शन से, मिसगवर्नेंस से उठ गई है और रामगढ़ से फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत होगी। इस सरकार के अंत की शुरुआत रामगढ़ से होगी। और राजीव जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप राजीव जी? क्या चीज? कुछ बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन दोहराएंगी, आवाज नहीं आ रही है। वो त्रिपुरा के बारे में पूछ रही थी। क्वेश्चन आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि जिस प्रकार से वंशवादी होने का आरोप लगाते हैं, तो इनको अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि भाई जयंत सिन्हा जी को जब इन्होंने उम्मीदवार बनाया था, उनकी अच्छा ये बताएं कि आपका अगला अध्यक्ष तो सोरेनी होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे तो प्यादा है, असली तार तो सोनिया गांधी जी के घर से खींचा जाता है। मनमोहन सिंह क्या थे? आपने कभी पढ़ी है? प्रतुल जी और राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरों की खामियों से सही होगा कि हम अपने अंदर झांके और अपने अंदर जो खामियां हैं उसे हम ठीक करने की कोशिश करें, तभी सही मायने में जनता का जो मकसद है वो पूरा होगा, उनका जो विकास है वो होगा। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 11 भारत से जुड़ने के लिए, और प्रतुल शाहदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।